बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस अली ताहिर है और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर अगर हम इसके नाम से देखें तो हमने मैटर के अंदर जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थर्मल किस चीज़ को कहा जाता है। थर्मल का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड हीट, यानी हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो हम मैटर की स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम कहते हैं। मतलब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये टेम्परेचर और हीट से किस तरह से अफेक्ट होते हैं और इसके साथ इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएट हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को देखने से पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आप ये चीज़ महसूस करते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है। तो ये जो गर्म और ठंडे के दरमियान फ़र्क है, इट मीन्स आप उसका टेम्परेचर देख रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को फाइंड आउट करना जो है वो टेम्परेचर कहलाता है। अब टेम्परेचर हमारे पास बहुत सारी बॉडीज, जिस तरह अगर हम एक फ्लेम देखें, जो कैंडल की फ्लेम होती है तो वो आपको बहुत ही हॉट महसूस होती है, जबकि इसके बरक्स अगर आप आइस को देखें तो आइस हमें बहुत ही कोल्ड महसूस होती है। इट मीन्स इनके दरमियान टेम्परेचर में फ़र्क है। टेम्परेचर को डिस्कस करते हुए हमें दो और क्वांटिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या चीज़ होती है? और दूसरी है इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जो थर्मल कॉन्टैक्ट है इसका मतलब ये होता है कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में इस तरह से कॉन्टैक्ट में आए कि उनके दरमियान जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सके, इसको हम थर्मल कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक चाय की मिसाल लें कि हमारे पास एक चाय का कप एक कमरे में पड़ा हो, तो चाय की जो हॉटनेस है, ये जो गर्म है उसकी हॉटनेस, वो रूम टेम्परेचर को अटेन करने की कोशिश करती है। इट मीन्स दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। और दूसरी हमारे पास क्वांटिटी थी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि जो बॉडीज़ हैं वो अपना टेम्परेचर जो है उसको बराबरी पे लाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे भी अगर मैं इस चाय और इस कमरे की मिसाल दूँ तो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई गर्म चीज़, लेट्स से टी, हम एक रूम में ला के रख दें तो कुछ देर के बाद उस चाय का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि रूम टेम्परेचर के बाद वो मज़ीद ठंडी नहीं होती। ये नहीं होगा कभी भी। आप देखेंगे कि अगर आपने एक गर्म चाय रखी है तो वो कुछ देर के बाद ठंडी होते होते बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप उसको किसी फ्रीज़र में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि फ्रीज़र का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा कम है कि जब चाय उस टेम्परेचर तक पहुँचती है तो वो बर्फ़ बन जाती है। लेकिन रूम में इस चाय के ऊपर ये इफेक्ट हमें नहीं मिलता। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हीट। हीट हमारे पास क्या होती है? हीट एक ऐसी हमारे पास एनर्जी है, जब हम दो बॉडीज़ को थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं तो जब हीट जो है या एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही होती है, व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज़ कॉल्ड हीट। जब तक उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर में डिफरेंस है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीट। आप देख सकते हैं कि जब दो बॉडीज़ आपस में थर्मल कांटेक्ट में है और उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है तो बॉडीज़ के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। तो ये हमारे पास ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं या इनमें डिफरेंस के तौर पर भी अक्सर पूछा जाता है। टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम थर्मामीटर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बॉडीज़ के टेम्परेचर में डिफरेंस फाइंड आउट करता है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हीट को और ये जो हम अगली क्वांटिटी पढ़ने लगे हैं इसको, तो इसको आपने ज़रा गौर से देखना है और ये इन दोनों क्वांटिटीज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? Internal energy of a body
इज द एनर्जी विच बॉडी अटेन्स बाय द इंटरनल सिस्टम। यानी कि जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर जो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी होती है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। और जब वो हीट एनर्जी उन सिस्टम के अंदर मौजूद होगी तो हम इसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि अगर दो बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में हैं तो जो थर्मल कांटेक्ट के दौरान जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी इसको तो हम हीट कहेंगे। लेकिन जब उनके दरमियान हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो गई और उस एनर्जी की वजह से जो उस सिस्टम के अंदर वाले अपने पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने जब ये एनर्जी अचीव कर ली, अटेन कर ली, अब फर्दर हीट फ्लो नहीं हो रही। अब जो ये एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। और ये मोस्टली हमारे पार्टिकल्स की और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। इंटरनल एनर्जी जो है ये कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि बॉडी के मास पे या बॉडी के मॉलिक्यूल्स और एटम्स की मोशन पे। मोशन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की काइनेटिक एनर्जी होगी या उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी कहलाएगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से हमें पता लग रहा है कि ये किसी ख़ास स्पेसिफिक पार्टिकल की या किसी स्पेसिफिक मटेरियल की हीट कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम आयरन की हीट कैपेसिटी देखना चाह रहे हैं या किसी और मटेरियल जैसे वाटर की हीट कैपेसिटी देखना चाह रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी ख़ास मटेरियल की हीट कैपेसिटी होगी। अब इसको देखने से पहले अगर हम ये देखें कि हम किसी भी बॉडी के अंदर जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसली उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इट मीन्स हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह से अगर कोई बॉडी जिसको आप हीट दे रहे हैं और आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास कम है दूसरी का मास ज़्यादा है, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा है हमें उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और जिस बॉडी का मास कम है हमें उसको कम हीट देनी पड़ेगी और हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो हीट है इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। सो यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस देखी, एक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलेट कर लें तो हमारे पास ये बनता है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। Here we have Q which shows the heat of a system, M is the mass and delta T is the change in temperature। आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होने की वजह से एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट है वो C है। नाउ व्हाट इज़ C? C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये जो C हमारे पास है यही हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा सिस्टम की। अगर हम हमारी इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो हमारे पास जो यहाँ पर सिचुएशन बनती है वो है C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला ये कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की या किसी भी मटेरियल की। अगर हम कहें इसका ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसा यूनिट भी आपको आना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको उसका ऐसा यूनिट भी लाजमी आना चाहिए। तो इसके अंदर आपने इसकी डेफिनेशन और इसका जो है ऐसा यूनिट भी लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये जो इसका यूनिट है ये आपको लाजमी याद होना चाहिए क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं।
और ड्राई सॉइल की जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। बुक पे आपके पास एक टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हुई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये वो कैपेसिटी है कि कोई भी मटेरियल हीट को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना हीट को स्टोर कर सकता है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास जो वाटर है ये एक ऐसा मटेरियल है कि जो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब वाटर की इस एबिलिटी को यूज़ करते हुए हमने इससे कुछ काम जो है वो लिए हैं। उनमें से एक जो है वो होता है हमारा कूलिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, आपको पता है, उनमें इंजन के चलने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और कई दफ़ा इंजन के सीज होने का ख़तरा भी उसमें पैदा हो जाता है। या फिर जो हमारे साउदर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर हीट की वजह से घरों में भी बहुत सारी गर्मी और हीट पैदा होती है। अब इस हीट को निकालने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस किस्म के सेटअप जो है वो बनाए हैं ताकि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की बहुत कैपेबिलिटी है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स के इंजन हैं उनके अंदर जो उनका कूलिंग सिस्टम है उसमें से डिफरेंट वायर्स के ज़रिए, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, वायरिंग के ज़रिए, पाइप्स के ज़रिए पानी को गुजारा जाता है और पानी जो है उन पाइप्स में से गुजरते हुए जो इंजन की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने की वजह से जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, आपका जो इंजन है उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट जो है वो नहीं रहती और आपका जो गाड़ी है या आपकी जो भी व्हीकल है वो सही तरीके से परफॉर्म करती है। इसी तरह घरों का जो कूलिंग सिस्टम है, ये यहाँ पर तो नहीं लेकिन बाहर के जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर ये वाला वाटर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। पाइप्स के ज़रिए हम पानी को पूरे घर में से गुजारते हैं और जितनी भी हीट होती है वो पानी जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये सारा कुछ हमें इसकी हीट कैपेसिटी से पता लग रहा है। इसमें एक चीज़ और आपको याद करनी पड़ेगी, पानी की क्योंकि हीट कैपेसिटी ज़्यादा है इसीलिए ये हॉट और गर्म होते हुए भी ज़्यादा टाइम लेता है और ठंडा होने के लिए भी इसको ज़्यादा टाइम दरकार होता है। हमारा अगला टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में फ़र्क ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी मटेरियल के हवाले से हमने पढ़ी थी, जबकि हीट कैपेसिटी जो है ये उस मटेरियल की कुछ क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी कि उस क्वांटिटी में कितनी हम हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अप्रोच करते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है और आप उस मटेरियल को 1 केल्विन का टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करते हैं तो वो कितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब बहुत सारे हमारे मटेरियल्स होंगे जिनको जब हम 1 केल्विन का टेम्परेचर देंगे तो वो इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे कि जब हम उनके अंदर 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और हम ये देखेंगे कि कितना मटेरियल होने की वजह से हमारे पास किसी भी मटेरियल में कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क है। ये इसकी डेफिनेशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। हीट कैपेसिटी, जैसा कि हमने लास्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में देखा था कि हमारे पास डेल्टा क्यू जो है वो बराबर आता था एम सी डेल्टा टी के, क्योंकि अब हम यहाँ पर टेम्परेचर के हवाले से आने वाली हीट को पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 केल्विन के टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। तो हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ पर वो हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी जो है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास हीट कैपेसिटी जो है सिस्टम की वो बचेगी एम सी। Here m is the mass and c is the specific heat capacity। अब आप ये देखें, जो मैंने आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बताया था कि इन दोनों में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस मटेरियल की कैपेसिटी के बारे में बताता है
जबकि हीट कैपेसिटी उस मटेरियल के क्वांटिटी में कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसके बारे में बताता है। अब अगर आपके पास कोई मटेरियल है, फर्ज करें वाटर ही है, अगर वो 2 लीटर्स है तो आप देखना चाहते हैं कि वो 2 लीटर्स ऑफ वाटर कितनी हीट जो है वो स्टोर कर सकता है, तो आपने सिंपली मास में 2 लीटर्स लिख देना है। और हीट कैपेसिटी वाटर की हमने देखी थी, वो हमारे पास 4200 थी, वो लिखना है तो 2 लीटर्स ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी से रिलेटेड क्वांटिटी हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।